आज का हमारा विषय है स्टेबल न्यूक्लियाई एंड कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ हम इस टॉपिक में ये जानने की कोशिश करेंगे कि नाभिक के स्टेबल होने की क्या कंडीशंस हैं या किन परिस्थितियों में नाभिक अनस्टेबल हो जाता है। तो इसके लिए एक डाटा हम स्टडी करेंगे कि जो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके न्यूक्लियॉइड्स में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इवन और इवन है, ऐसे स्टेबल न्यूक्लियॉइड्स 160 हैं। जिन एलिमेंट्स के नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इवन ऑड है, ऐसे स्टेबल न्यूक्लियॉइड्स 56 हैं। जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऑड इवन है, उनमें स्टेबल न्यूक्लियॉइड्स 56 हैं। और जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऑड है, वो स्टेबल न्यूक्लियॉइड्स जो नेचर में पाए जाते हैं वो कुल 4 हैं। तो इस टेबल से ये हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इवन कॉन्फ़िगरेशन है वो नाभिक का सबसे अधिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके बाद इवन ऑड या ऑड इवन, और सबसे कम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ऑड ऑड। ये इस बात को दर्शाता है कि अगर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या इवन अर्थात वो पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, न्यूट्रॉन 2-2 के पेयर बना लेते हैं, प्रोटॉन्स भी नाभिक में 2-2 के पेयर बना लेते हैं, और जब वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तो उनको ब्रेक करना, उनको बाहर निकालना सबसे अधिक मुश्किल होता है। उसके लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसलिए ऐसे नाभिक सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। दूसरी ओर जो इवन ऑड कॉन्फ़िगरेशन या ऑड इवन कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या इवन है तो वो पेयर्ड होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में से कोई एक अगर ऑड है तो एक न्यूक्लियॉन ऑड होगा। वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है। तो ऐसे अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन को बाहर निकालना नाभिक से थोड़ा आसान होता है, थोड़ी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसलिए ऐसे नाभिक थोड़े कम अनस्टेबल होते हैं। इस टेबल से ये बात साफ जाहिर होती है कि नेचर में वही चीज़ ज़्यादा मिलेगी जो सबसे अधिक स्टेबल है, जिसकी बहुतायतता नाभिक की या पदार्थ की उसी की ज़्यादा होती है जो सबसे अधिक स्टेबल है। जो सबसे अधिक स्टेबल है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको नेचर में मिलता है, जो इस टेबल से दर्शित होता है। अगर हम एक ग्राफ बनाएं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स नेचर में पाए जाते हैं उनके नाभिकों में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन की संख्या को हमने वाई एक्सिस पर और प्रोटॉन की संख्या को हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है। तो इसको अगर हम पाए जाने वाली संख्या को अगर शो करें कर्व के द्वारा, तो ये कर्व हमें मिलता है। ये रीजन लाइन है, इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये n = z लाइन है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को इक्वल करके अगर मैं कोई लाइन बनाऊं तो ये 45 डिग्री पर ये लाइन बनेगी। ये कहलाता है पूरा का पूरा ये शेडेड एरिया रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। रीजन ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी नाभिक में यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का रेशो इस रीजन के अंदर आता है तो वो नाभिक स्टेबल होगा, वो नाभिक स्टेबल होगा। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर 20 से कम है तो हम देखेंगे कि ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि n = z पर कॉन्साइड होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 20 से कम है किसी भी नाभिक में, तो ऐसा नाभिक स्टेबल होगा, और स्टेबल इसलिए होगा क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उसमें बराबर है। लेकिन जब ये संख्या 20 से अधिक होने लगती है
तब हम देख रहे हैं इस कर्व में कि उस नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये n=z लाइन से लेफ्ट साइड में है, जो ये साफ शो करता है कि अब जो रीजन ऑफ स्टेबिलिटी है वो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो प्रोटॉन के बीच थोड़ा सा रिपल्शन जरूर होता है। उस रिपल्सिव इफेक्ट को न्यूलिफाई करने के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या को बढ़ाना होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से जो न्यूट्रॉन के बीच में चूंकि रिपल्सिव फोर्स संभव नहीं है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और वो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ा हुआ अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स थोड़ा सा लगने लगा है उसको न्यूलिफाई कर देता है, और इस तरह वो नाभिक स्टेबल हो जाता है। तो व्हेन a greater than 20 the number of neutrons will be greater than number of protons for the sake of its stability। तो ये रीजन ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ शो की गई है। ये जो लाइन है रीजन ऑफ स्टेबिलिटी की, ये लाइन, इस लाइन पर जो भी न्यूक्लियॉइड्स होंगे जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो ऐसा हो जो इस लाइन पर आए, ऐसे नाभिकों को आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे नाभिक दे आर जस्ट स्टेबल, और अगर उनको थोड़ा भी हम बाहर से कुछ एनर्जी दे दें या किसी पार्टिकल से बम्बार्ड करें तो ये पूरी संभावना होती है कि उनका ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है ये बिगड़ जाए और वो इस रीजन ऑफ स्टेबिलिटी के बाहर आ जाए, या तो इस साइड में और या इस साइड में। तो ऐसे सभी नाभिक जो इस कर्व पर स्थित होते हैं वो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाना उनको सबसे अधिक आसान होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी भी नाभिक के अनस्टेबल नाभिक हैं वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिविटी में वो नाभिक कुछ पार्टिकल्स बाहर निकालते हैं, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज, और वो इसलिए निकालते हैं जिससे कि उनका न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन रेशो इस रीजन ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर आ जाए। तो इस जो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी या जो ये ग्राफ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रेडियो एक्टिविटी का जो कारण है उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। एक दूसरा ग्राफ यहाँ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर मास नंबर शो किया है और वाई एक्सिस पर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो। यहाँ आप देखिए कि ये लाइन ऑफ मैक्सिमम बीटा स्टेबिलिटी है। इस लाइन पर जो भी वैल्यूज होंगी जिन न्यूक्लियॉइड्स की, वो बीटा पार्टिकल के इमिशन के अगेंस्ट स्टेबल होंगे। एक ये लाइन कर्व है ऊपर इसके, और एक ये नीचे है, ये बीटा स्टेबिलिटी लिमिट है, यानी इसके ऊपर जो वैल्यूज होंगी वो बीटा अनस्टेबल होंगी, यानी उनमें से बीटा पार्टिकल सबसे अधिक संख्या में निकलेंगे। इसके लाइन के नीचे बीटा पार्टिकल सबसे अधिक संख्या में निकलेंगे, और इस रीजन के अंदर जो वैल्यूज होंगी, जो न्यूक्लियॉइड्स होंगे, वो बीटा पार्टिकल के इमिशन के अगेंस्ट स्टेबल होंगे। इसी तरह ये एक कर्व है, इस कर्व के नीचे की ओर जो भी वैल्यूज आएंगी न्यूट्रॉन अनस्टेबल, यानी कि इस कर्व के नीचे वो पार्टिकल स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए न्यूट्रॉन को इमिट करेगा, जबकि इस लाइन के इस कर्व के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे या उनके नाभिक होंगे जिनकी वैल्यू n/z या a वर्सेस इस लाइन के ऊपर होगी, वो न्यूट्रॉन को इमिट नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन इमिशन के लिए वो स्टेबल होंगे, जबकि इधर वो न्यूट्रॉन इमिशन के लिए अनस्टेबल होंगे। इसी तरह यहाँ हम देखते हैं ये प्रोटॉन अनस्टेबल लाइन है, यानी इस लाइन के नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे, न्यूक्लियॉइड्स होंगे, वो प्रोटॉन इमिशन के लिए अनस्टेबल होंगे, यानी प्रोटॉन इमिशन की संभावना इस लाइन के नीचे ज़्यादा है, और इस लाइन के ऊपर का जो रीजन है इसमें प्रोटॉन इमिशन की संभावना नेग्लिजिबल है। इसी तरह जो पार्टिकल बीटा इमिट
नहीं भी करते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक कर्व है अल्फा अनस्टेबल, यानी इस कर्व के इस तरफ राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आएंगी, पर्टिकुलरली ये a ग्रेटर देन 150 या z ग्रेटर देन 83 के लिए है, वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए अल्फा पार्टिकल को इमिट करेंगे, यानी अल्फा अनस्टेबल होंगे। अल्फा इमिशन से वो स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी तरह ये एक कर्व है, ये इंपॉर्टेंट कर्व है जो हमें ये बताता है स्पॉन्टेनियस फिशन अनस्टेबल, यानी इस कर्व के राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, न्यूक्लियॉइड्स आएंगे, वो पर्टिकुलरली जेड ग्रेटर देन 92 वाले होंगे, और ऐसे नाभिक सबसे अधिक अनस्टेबल होंगे। और अब स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, चूंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकते कि उनमें से एक एक करके अल्फ़ा बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन वगैरह इमिट हों, तो वो बहुत जल्दी से अपने आप विखंडित हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस फिशन। वो अपनी स्टेबिलिटी को स्पॉन्टेनियस फिशन के द्वारा अचीव करते हैं। तो इन कर्व से या इस डिस्कशन से ये भी क्लियर होता है कि स्पॉन्टेनियस फिशन का रीज़न क्या है। स्पॉन्टेनियस फिशन का रीज़न यही है कि जो न्यूक्लियर्स बहुत अधिक अनस्टेबल होते हैं तो उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, और इसलिए वो बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियस फिशन होके दो टुकड़ों में विखंडित होके इस स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं। और ये स्थिति उन न्यूक्लियर्स में है जिनकी जेड की वैल्यू 92 से ज़्यादा या ए की वैल्यू, मास नंबर की वैल्यू 250 से ज़्यादा होती है। धन्यवाद।